आई एम सॉरी दोस्तों, साउंड नहीं था, है ना। आई एम रियली सॉरी, मैं चालू करना भूल गया था। मैं वापस बोल देता हूं, मैं क्या बोल रहा था। वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एनवायरमेंट यानी पर्यावरण का पार्ट नंबर 2। ठीक है, एक बार मैं ये आवाज वगैरह बंद कराता हूं। चलिए दोस्तों, अब आवाज वगैरह सब सही आ रही होगी ना, है ना। प्लीज एक बार आप मुझे बता दीजिए, आवाज वगैरह सब सही आ रही है ना। चलिए, हाँ, तो वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एनवायरमेंट का पार्ट नंबर 2। एक क्लास इसके पहले हो चुकी है, ये इसका पार्ट नंबर 2 है। हम लोगों ने पिछली क्लास में एनवायरमेंट का पूरा मैंने बेसिक आप लोगों को बताया था, और मैंने आप लोगों को बताया था बायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर, ऐसी कुछ हम लोग बात कर रहे थे। और मैंने आपको यह भी बताया था एबायोटिक फैक्टर कितने इंपॉर्टेंट है दोस्तों, टेम्परेचर कितना इंपॉर्टेंट है, वाटर कितना इंपॉर्टेंट है, सनलाइट कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। तो चलिए वापस स्टार्ट करते हैं, है ना। अभी हम लोग और बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर की, जो कि एक अजैविक घटक है। अब देखो, अजैविक घटक है, लाइफ नहीं है, लेकिन ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जो ऑर्गेनिजम्स का सर्वाइवल होता है ना, वो बहुत डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे नहीं सर्वाइव कर पाते, कोई लो टेम्परेचर पे नहीं कर पाते, कोई ज्यादा टेम्परेचर रेंज को सहन नहीं कर पाते, है ना। जैसे हम तो चलो बहुत ज्यादा सर्दी में भी रह सकते हैं, गर्मी में भी रह सकते हैं, ठीक है क्या। और आप लोगों को यह भी पता है, कोई भी इकोसिस्टम हो, कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए प्लांट है, प्लांट को खाया बकरी, बकरी ने खाया शेर को, तो ये पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है, इसका मेजर वो कौन है, ड्राइवर कौन है भाई। इसके लिए एनर्जी चाहिए ना, तो मेन एनर्जी का जो सोर्स है वो कौन है दोस्तों, सन है, सूर्य है। समझ में आ गई बात को। और कोई भी आप लोगों का, आपको पता है जो फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, जिसके तहत प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं, वो तभी पॉसिबल है दोस्तों जब सनलाइट हो, जब टेम्परेचर हो। ओके, ठीक है, चलिए, ठीक है, आ जाओ। सर कैसे टॉपिक क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से, सब करवाएंगे। आपको पता है हर टॉपिक के मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं। इसमें कैसे आते हैं, जैसे आपको 4 ऑप्शन दे देगा, बता दीजिए इसमें जैविक घटक कौन सा है या अजैविक घटक कौन सा है। या फिर आप लोगों से ये पूछ लिया जाता है कि दोस्तों कि जो ये वर्ड है इकोलॉजी शब्द है, ये शब्द किसने दिया। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं ना। प्लीज आप लोग बस ये ध्यान दो, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, ठीक है, आ जाओ। चलो बात करते हैं, हम लोग टेम्परेचर की बात कर रहे थे। अब देखो टेम्परेचर का रोल क्या है मेटाबॉलिज्म में। हर ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। जैसे हमारे अंदर भी बात करें, डाइजेशन भी होता है, रेस्पिरेशन भी होता है, एक्सक्रीशन भी होता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म में होने वाले जितने भी केमिकल रिएक्शंस है, जितनी भी एक्टिविटीज है, उन सभी को मिला के आप लोग क्या बोलते हो, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बोलते हो। ठीक है, अब देखो, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग बात करें किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का टेम्परेचर अगर 25 से 35 डिग्री सेल्सियस है, तो वो आप लोगों का मैक्सिमली एक्टिव होता है। मतलब उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है ना, वो सबसे ज्यादा होती है इस वाले टेम्परेचर पे। दोस्तों अगर उसका टेम्परेचर 0 डिग्री है तो कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होगी। टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा है तब भी दोस्तों मेटाबॉलिक एक्टिविटी बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगी, पूरी की पूरी डिस्टॉर्टेड हो जाएगी। इसीलिए तो आप लोग देखते हैं जब आप लोगों को फीवर हो जाता है, आप लोगों को कुछ भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपके अंदर होने वाली मेटाबॉलिक एक्टिविटी प्रॉपर्ली नहीं हो पा रही है। समझ गए दोस्तों बात को, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत सारे जीव हैं जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में को झेल सकते हैं, वो ठंड में भी रह सकते हैं, गर्म में भी। जबकि दोस्तों कुछ आप लोगों के जीव ऐसे हैं जो आप लोगों के कम टेम्परेचर रेंज को ही झेल सकते हैं। दोस्तों यूरी का मतलब क्या होता है, चौड़ा। मतलब ऐसे आप लोगों के ऑर्गेनिज्म जो ज्यादा टेम्परेचर रेंज में रह पाए, बहुत ज्यादा कम में भी ज्यादा में भी, है ना, एक रेंज ज्यादा हो। जैसे मैं आप लोगों को बोलूं कि भैया मेरी रेंज क्या है महीने के पैसा खर्च करने की, जैसे मैं मान लो मैं बोलूं कि 10,000 से ना 20,000 है, तो 10,000 से मान लो 30,000 है, तो बीच में डिफरेंस कितने का आ गया, 20,000 का। लेकिन कोई बोलेगा कि नहीं यार मेरी रेंज जो है ना, मान लो वो 7,000 से 7,200, बहुत कम रेंज है ना, समझ लो 200 का ही वेरिएशन हो सकता है। ठीक है,
तो ये यूरीथर्मल। स्टेनोथर्मल क्या होते हैं ये भी मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताए थे। पेंगुइन हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, ये एक लिमिटेड टेम्परेचर में रह सकते हैं, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि अब बहुत ज्यादा कम में ये रह ले। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों वाटर की। देखो वाटर आप लोगों को पता है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे जीवों का तो हैबिटेट होता है। हैबिटेट का मतलब जगह होता है, स्थान, घर होता है। जैसे मछलियां कहां पर रहती है, पानी में तो रहती है ना, तो मछलियों का वो हैबिटेट हो गया। ठीक है, आप लोगों को पता है दोस्तों एक रिसोर्स की तरह कार्य करता है, एक संसाधन की तरह कार्य करता है ना। वाटर रिसोर्सेज आपने सुना होगा भाई, पानी बहुत इंपॉर्टेंट है यार। जैसे भैया इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास में ना ऑयल के इतने रिसोर्सेज हैं, फ्यूल इतना सारा है, वैसे दोस्तों वाटर भी बहुत बहुत आपका क्या है दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर वेयर इज अर्थ वाटर, कि सर ये जो पृथ्वी का पानी है वो है कहां पर, सारा का सारा कहां पर है, मुझे बताओ इस पृथ्वी में पानी है कहां पर। आइए तो मैं वो करता हूं, थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करके देखते हैं कहां कहां आप लोगों को पानी मिलेगा। तो जो दोस्तों टोटल जो आप लोगों का वाटर होता है ना, उसमें 96.5% आप लोगों को मिलेगा ओशियन वाला पानी, समुद्र वाला पानी। ठीक है, और आपको पता है समुद्र का पानी पीने लायक नहीं होता, क्योंकि दोस्तों इसमें सॉल्ट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होता है, खारा पानी होता है। कभी आप लोग गोवा वगैरह में जाओ और वहां पर जब एक्टिविटीज करते हैं ना वाटर के अंदर, तो गलती से अगर मुंह आपका पानी के अंदर चल जाए तो खारा सा लगता है, बहुत ज्यादा सलाइन वो वाटर होता है। ठीक है, तो 96.5% तो ये हो गया दोस्तों। 0.9% और भी सलाइन वाटर हो गया। समुद्र के अलावा और भी पानी होते हैं जो काफी थोड़े आपके क्या होते हैं, खारे होते हैं। और इसके बाद में फ्रेश वाटर हो गया 2.5%, ये होता है हमारा पीने लायक। फ्रेश वाटर कौन सा, जैसे मान लो कोई नदी का पानी है कोई, है ना, वो आप लोग पी सकते हो, वो है ना, क्योंकि उसमें जनरली सॉल्ट की मात्रा नहीं होती ज्यादा, वो आप लोगों का पीने लायक होता है। फ्रेश वाटर को हम लोग मीठा पानी भी बोल सकते हो, क्योंकि खारा नहीं है ये। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सर इस फ्रेश वाटर, जो हमारे पास में 2.5% फ्रेश वाटर है, यही पीने लायक है। सर ये कहां कहां पर आप लोगों को मिलता है फ्रेश वाटर? तो देखो दोस्तों, जो ग्लेशियर के मेल्ट होने से जो आप लोगों को पानी मिलता है, आइस कैप से जो पानी मिलता है, वो होता है 68.7%। बाकी का दोस्तों ग्राउंड वाटर होता है ना, कुएं वगैरह ये आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, और कुछ सरफेस वाटर जैसे नदी वगैरह, ये तो ये सब आप लोगों के मिला के फ्रेश वाटर का निर्माण करती है। समझ में आ गई? अब इसमें भी आप बोलेंगे सर सरफेस वाटर जो है इसमें भी क्या क्या है। सरफेस वाटर के अंदर आ गई आप लोगों की लेक्स आ गई, ठीक है ना, कोई आइस वगैरह जब जम जाती है ग्राउंड पे, आइस वगैरह, है ना, तो ये सारे के सारे आप लोगों के क्या हो जाते हैं, ये पानी के अलग अलग सोर्सेज है। ये ज्यादा आप लोगों को इन डेप्थ नहीं जाना है, जस्ट मैंने आप लोगों को ओवरव्यू दिया है पानी का सोर्सेज कहां कहां से मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों। अब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो खारे पानी में रह सकते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो खारे पानी में नहीं रह सकते। जैसे दोस्तों मछली जो होती है ना, हम लोग बोलते हैं मछली पानी में रहती है, लेकिन दोस्तों मछली भी अलग अलग टाइप की होती है। जैसे मीठे पानी की मछली, मीठे पानी की मछली कौन सी होगी, जो मीठे पानी में रह सकती है। खारे पानी की मछली कौन सी होगी, जो खारे पानी में रह सकती है, सलाइन वाटर में रह सकती है। अगर आप लोग खारे पानी की मछली को आप लोग दोस्तों जैसे समुद्र की किसी मछली को अगर आप लोग नदी में डालो, नदी की कुछ मछली को समुद्र में डालो, तो वह वहां पर जीवित नहीं रह पाएंगे। तो आइए दोस्तों एक एक करके बात करते हैं कि सबसे पहले कुछ शब्द आप लोगों को समझना पड़ेगा। पहला है दोस्तों यूरी हलाइन। यूरी हलाइन का मतलब क्या है, देखो समझो मेरे बात को। देखो ऐसे ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, सच ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ एडेप्शन टू अ वाइड रेंज ऑफ सॉलिनिटी। ठीक है, जो बहुत ज्यादा लवणता के जो परास है उसमें रह सके। जैसे मान लो वो मीठे पानी में भी रह सके, खारे पानी में भी रह सके। समझ में आ गया? तो ऐसे आप लोगों, ऐसी जीवों को आप लोग क्या बोलोगे, यूरी हलाइन आप लोग बोलोगे। ठीक है क्या? अब बात आती है सर अगर हम मुझे सॉल्ट का कंसंट्रेशन निकालना है, लवण की सांद्रता निकालनी है, लवण की मात्रा निकालनी है, कितना खारा है पानी, तो सर मैं ये कैसे निकालूं? तो ये कैसे आप लोग निकालते हो, मेजर्ड एज सॉलिनिटी प्रेजेंट इन पार्ट्स पर 1000। मतलब पार्ट्स, इसको बोलते हैं पार्ट्स पर 1000, मतलब थाउजेंड्स में टोटल कितना पार्ट आप लोगों का क्या है। जैसे अगर मैं मान लू 1000 पार्ट्स अगर मैं पानी लूं, उसके अंदर कितने पार्ट्स सॉल्ट की मात्रा है ना, ऐसे हम लोग क्या करते हैं, मेजर
करते हैं। चलिए बात करते हैं। नेक्स्ट है स्टेनोहोलाइन। स्टेनो का मतलब क्या है? जो बहुत कम रेंज में रह सकते हैं, झेल सकते हैं। ओके दोस्तों, ठीक है। चलिए अब बात आती है कि दोस्तों अब प्रॉब्लम क्या हो जाएगी। अब यहां पर कुछ प्रॉब्लम्स आती है, जैसे मैं बोल रहा हूं ना कि खारे पानी की जो मछली है वो मीठे पानी में नहीं रह सकती, मीठे पानी की जो मछली है वो खारे पानी में नहीं रह सकती। तो दोस्तों उनको कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, वो जीवित नहीं रह पाती है। वो प्रॉब्लम्स क्या है उसी के बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। और दोस्तों इन प्रॉब्लम्स को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल निर्मला जी सब करा देंगे। ठीक है, अब ऑस्मोटिक प्रॉब्लम है क्या दोस्तों? क्या आप लोगों ने ये नाम सुना है क्या, ये वर्ड सुना है क्या, ऑस्मोसिस? बताओ। इसे आप लोग हिंदी में परासरण भी बोलते हैं। हिंदी में आप लोग परासरण भी बोलते हैं। क्या होता है सर, थोड़ा सा समझाइए। आइए मैं आपको समझाता हूं। जैसे दोस्तों आप लोग यहां पर देखिए, यहां पर आप लोगों के पास में क्या है, एक ग्लास है। इसमें दोस्तों बीच में एक मेम्ब्रेन है, झिल्ली है, लेफ्ट में पानी है, राइट में पानी है। दोस्तों इस पानी में भी नमक सॉल्ट घुला हुआ है, इस पानी में भी नमक यानी सॉल्ट घुला हुआ है। अगर आप लोग देखोगे यहां पर सॉल्ट के मॉलिक्यूल, सॉल्ट की मात्रा, लवण की मात्रा ज्यादा है, यहां पर क्या है, लवण की मात्रा कम है। ठीक है, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं, यहां पर 100 ग्राम पानी में कितना घुला हुआ है, मान लो 1 ग्राम नमक घुला हुआ है, जबकि यहां मान लो फॉर एग्जांपल 100 ग्राम पानी में कितना नमक घुला हुआ है, 3 ग्राम नमक घुला हुआ है। तो यहां पर परसेंटेज कितना हुआ, लगभग 1%, और यहां पर कितना हो गया, लगभग 3%। ठीक है, अब दोस्तों चीजें नेचर क्या चाहती है, अपने आप को बैलेंस रखना चाहती है, रखना चाहती है ना। अब आप मुझे बताओ, ये 1% है, ये 3% है, तो होगा क्या, यहां से देखो दो चीज हो सकती है, तो सॉल्यूट जो है, ये जो सॉल्ट है, लवण जो है वो इधर आ जाए, या पानी इधर चल जाए। क्योंकि दोस्तों पानी जब इधर जाएगा तो ये वाली चीज बढ़ेगी, तो परसेंटेज कम की ओर आएगा, नहीं आएगा। तो दोस्तों वाटर मॉलिक्यूल्स का एक जगह से दूसरी जगह जाना क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस। और आप लोगों को यह भी पता है इसके पीछे कारण क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो दोस्तों इसी प्रॉब्लम की वजह से ऑस्मोटिक प्रॉब्लम अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी जस्ट मैंने आप लोगों को ऑस्मोसिस प्रोसेस समझाया, ये होता क्या है दोस्तों, इसी प्रोसेस के अभी मैं आपको ऑस्मोटिक प्रॉब्लम बताऊंगा ना, उसके पीछे आप लोगों का कारण क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है ना। वहां पर क्या है, जैसे मान लो कोई खारे पानी की वो है मछली है, उसको आपने मीठे पानी में डाल दिया। तो दोस्तों मीठे पानी में डाल दिया, खारे पानी की मछली है, तो आप लोगों को वहां पर सरवाइव कर ही नहीं पाएगी। जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो अंदर से बाहर जाएंगे, बाहर से अंदर जाएंगे। समझ रहे हो बात को? आइए मैं इसको समझाता हूं। देखो, चलो देखो प्लीज इधर देखो। अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले फ्रेश वाटर फिश की, फ्रेश वाटर फिश का मतलब क्या है, वो मछली जो फ्रेश वाटर में रहती है, जो मीठे पानी में रहती है। ठीक है, आपने क्या डाल दिया, आपने इसको मान लेते हैं खारे पानी में डाल दिया। क्लियर है क्या? चलो अभी आप कुछ मत डालो, एक तो ये डायग्राम ले लिया मैंने। दूसरा मान लेते हैं, मैंने आप लोगों को मूवमेंट बता रहा हूं वाटर और आयंस का। जो सॉल्ट वाटर फिश होती है, यानी जो आप लोगों के नमकीन पानी वाली, खारे पानी वाली जो मछली होती है, उनमें कैसे आप लोगों का सॉल्ट का और वाटर का मूवमेंट होता है। चलिए दोस्तों इधर आप लोग देखेंगे, प्लीज सारा का सारा ध्यान आप लोग इधर रखेंगे। दोस्तों फ्रेश वाटर फिश यानी जो पानी है वो कौन सा है, फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर का मतलब क्या है, उसमें सॉल्ट की मात्रा, लवण की मात्रा क्या है दोस्तों? अरे बताओ ना, लवण की मात्रा क्या है, कम है। और कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं वाटर यानी जो पानी की मात्रा है वो क्या है, ज्यादा है। मैं बाहर के पानी की बात कर रहा हूं। मैं समझ में आ गई बात को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताओ? ठीक है, अब आप लोग मुझे बताओ, वाटर क्या है, बाहर ज्यादा है, तो बाहर से क्या होगा, अंदर आएगा। तो ये जो ब्लू कलर का आप लोग एरो देख पा रहे हो, वो किसको बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ वाटर मूवमेंट। वाटर किस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों, वाटर क्या होगा, अंदर आएगा। क्लियर है क्या? बाहर क्या है, सॉल्ट की मात्रा कम है, मछली के अंदर क्या है, सॉल्ट की मात्रा ज्यादा है। तो मछली से जो सॉल्ट होंगे, जो जैसे मान लो आप नमक खाते हो ना, सोडियम क्लोराइड खाते हो ना,
ये एक सॉल्ट ही तो है, तो इससे आपको क्या मिलेगा, Na+ मिलेगा, Cl- मिलेगा। तो मछली के अंदर जो सॉल्ट है वो क्या जाएगा दोस्तों, बाहर जाएगा, बाहर जाएगा। तो ये जो रेड कलर का आप लोग जो एरो देख पा रहे हो ना, वो क्या है आप लोगों का, डायरेक्शन ऑफ आयन मूवमेंट। ठीक है, जो सॉल्ट का मूवमेंट है, आयन का जो मूवमेंट है ना, वो दर्शा रहा है, देखो रेड वाला ये। ठीक है, इस टाइप से ये आप लोगों का होगा। सेम जस्ट इसका उल्टा इसमें होगा। अब मान लेते हैं आपने इस मछली को, आपने मान लेते हैं उसमें रख दिया, सलाइन में रख दिया, तो पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा ना, ऑस्मोसिस पूरा बिगड़ जाएगा ना, जो आयन का बैलेंस होना चाहिए था वो नहीं हो पाएगा, सारी की सारी क्या हो जाएगी दोस्तों, दिक्कत हो जाएगी। चलिए आ जाओ, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, कुछ और टर्म भी हम लोग समझते हैं हाइड्रोफाइट के बारे में। दोस्तों हाइड्रोफाइट का मतलब क्या है, बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जो वाटर में ग्रो करते हैं, जो पानी में ग्रो करते हैं, और ऐसे पानी को आप ऐसे आप लोग प्लांट्स को क्या बोलोगे, हाइड्रोफाइट आप लोग बोलोगे। ठीक है, अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये प्लांट है ना, बहुत सारे प्लांट में से देखा है पानी के अंदर सरवाइव कैसे कर जाते हैं सर, कैसे कर जाते हैं। ठीक है, टू सर्वाइव अंडर वाटर दे हैव पोर्स और एरेनकाइमा फॉर स्टोरेज ऑफ एयर। जैसे दोस्तों एक्चुअली में जो प्लांट होते हैं ना, इनमें ऐसे आपके क्या होता है, टिश्यू होता है जिनको बोलते हैं एरेनकाइमा। तो जब इसमें एयर फिल हो जाएगी तो इनका वेट कम हो जाएगा, ये अंदर डूबेगी नहीं, प्लांट को डूबने नहीं देगी। क्लियर है क्या? ठीक है, सुमंता जी आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए अगर किसी बच्चे को कोई लगता है टेक्निकल इशू है, 7374019437। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हाइड्रोफाइट के बारे में। सर इसके कुछ एग्जांपल्स भी है क्या, है? जैसे मान लो सर मुझे एग्जाम में पूछ ले, तो दोस्तों ये जो एल्गी होते हैं ना, एल्गी क्या होते हैं, प्लांट में पानी में तो ग्रो करते हैं, और एल्गी एक प्रकार के प्लांट ही तो होते हैं। तो हाइड्रिला हो गया, वोल्फिया हो गया, ये सारे के सारे आप लोगों के क्या होंगे, हाइड्रोफाइट के एग्जाम्पल्स होंगे। जैसे लोटस है, कमल है, आपको पता है कमल का फूल कहां पर खिलता है, पानी में ही आप लोगों का खिलता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों मीजोफाइट। दोस्तों मीजोफाइट आप लोग किसको बोलोगे, ऐसे आप लोगों के प्लांट डेट आर नॉट पर्टिकुलरली वेल एडेप्टेड टू नाइदर ड्राई नॉर मॉइस्ट एनवायरमेंट, जो कि दोस्तों प्रॉपर जिनको है ना ड्राई वाले एनवायरमेंट में भी नहीं रहे और मॉइस्ट में भी आप लोग का नहीं रहे, इसको आप लोग क्या बोलोगे, मीजोफाइट आप लोग बोलोगे। ठीक है, बोलोगे। ठीक है दोस्तों, जीरोफाइट आप लोग किसको बोलोगे, ऐसे आप लोगों के प्लांट जो जिनको बिल्कुल पानी की जरूरत नहीं होती, जो बिल्कुल ड्राई वाली जगह, बिल्कुल शुष्क जगह ग्रो करते हैं, जैसे डेजर्ट में करते हैं, है ना, तो ऐसे वाले प्लांट को आप लोग क्या बोलोगे, जीरोफाइट बोलोगे। ठीक है, चले आगे। राज संजीव जी अभी करके देखो, अभी करके देखो। चलो ठीक है, अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि केवल प्लांट ही है, बहुत सारे एनिमल्स भी ऐसे हैं जिनको पानी नहीं चाहिए होता है, बहुत कम चाहिए होता है। जैसे आप लोगों को पता है कैमल, ठीक है, कैमल जो होता है, जो ऊंट होता है, वो आप लोगों को पता है उसको कम पानी चाहिए होता है। ठीक है, तो आइए कुछ बात हम लोग करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, आपने देखा होगा ये वाली स्लाइड दोस्तों आपके इससे काम की नहीं, इसको एक बार छोड़ दो। ठीक है, हाँ हाँ, मैं आपको क्या बोल रहा था, हाँ, कि बहुत सारे एनिमल्स भी है जिनको पानी थोड़ा कम चाहिए होता है, जो ड्राई वाली जो जगह होती है ना, वहां पर आप लोगों के क्या कर जाते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कैमल आप लोग डेजर्ट में, रेगिस्तान में खूब देखोगे। ठीक है, दोस्तों अभी तो एनवायरनमेंट कंप्लीट होगा, उसके बाद में आप लोगों का इंजीनियरिंग ड्राइंग होगा, आईटी लिटरेसी, भी तो काफी लंबा आप लोगों का सिलेबस बाकी है। चलो दोस्तों, हेलोफाइट, हेलोफाइट आप लोग ऐसे प्लांट को बोलते हो जो कि क्या करते हैं, सलाइन वाटर, यानी आप लोगों के है ना उच्च लवणता वाले जल में, है ना, जिनकी लवणता ज्यादा होती है, सॉलिनिटी ज्यादा होती है, वहां पर आप लोगों के डेवलप होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे, मार्शेज, ठीक है, आप लोग का सी हॉर्सेज, सलाइन सेमी डेजर्ट, ये आप लोग का हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो प्लांट होंगे ना इन वाले एरिया में, मार्शेज का मतलब दलदली, दलदली,
सी, ये आप लोग का सी शोर्स हो जाएगा जो बिल्कुल किनारे वाले होते हैं, ठीक है। सलाइन सेमी डेजर्ट हो गए, वहां पर ये वाले प्लांट क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। कौन से, हेलोफाइट वाले। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं न्यूमेटोफोर। दोस्तों न्यूमेटोफोर आप लोगों के कौन से प्लांट होते हैं, देखो ये दोस्तों ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी जो जड़ें होती है ना, अंदर तो होती है, फिर अंदर घूम के थोड़ी सी ऐसे बाहर निकल आती है। देखो ये आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, बायोलॉजी मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, ठीक है। तो ये आप लोगों के स्पेशल टाइप के ऐसे प्लांट, इनमें क्या होती है, स्पेशल टाइप की रूट्स होती है, एरियल रूट्स होती है। देखो हवा में अंदर जड़ें वैसे तो मिट्टी के अंदर होती है, मिट्टी के अंदर से क्या निकल रही है, बाहर निकल रही है, जो कि क्या करती है, ऑक्सीजन को यूज करती है। किस प्रोसेस के लिए, रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए, ठीक है। बस आप लोगों को नाम याद रखना है, न्यूमेटोफोर क्या होते हैं और ये हेलोफाइट क्या होते हैं, ये थोड़े बहुत, ठीक है। चलिए, है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कैटाड्रोमस स्पीसीज। अब सर ये वाली स्पीसीज, ये वाली प्रजाति कौन सी होती है, ऐसी स्पीसीज डेट ब्रीड इन सी वाटर, स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइफ इन फ्रेश वाटर एंड रिटर्न टू सी वाटर टू स्पॉन। देखो देने क्या बोलना चाह रहा है, ऐसी स्पीसीज, ऐसी प्रजातियां जो कि क्या करते हैं, ताजे पानी में अपना अधिकांश, देखो सबसे पहले तो वो समुद्री जल में पैदा होती है, फिर अधिकांश जीवन ताजे पानी में फ्रेश वाटर में व्यतीत करते हैं और अंडे देने के लिए वापस समुद्री जल में लौट जाते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग यहां पर देख लो, ये है, ठीक है, ये फ्रेश वाटर में क्या हो रही है, अपना अधिकांश जीवन जो है वो ताजे पानी में कर रही है। मरीन में क्या हुआ था, उसका जन्म हुआ था, और जब इसको अंडे देना होगा ये वापस किस में जाएगी, मरीन में जाएगी। ये क्या है, एक एनिमल है, एक एनिमल है, प्लेनेरिया नाम का। कब किया था राज संजीव कुमार जी, कब किया था, कॉल कब किया था राज संजीव कुमार जी? प्लीज एक बार मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा आप, है ना, एक बार व्हाट्सएप पे भी भेज दो आप, अभी भेज दो, अभी मैं चेक कर लूंगा, अभी भेजो स्क्रीनशॉट। राज संजीव कुमार जी एक बार आपका नंबर बता दीजिए, मोबाइल नंबर, आपको अलग से कॉल कर लिया जाएगा, आपको दिक्कत आ रही है, एक बार आपका मोबाइल नंबर बता दीजिए, ठीक है, ठीक है। चले आगे, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एनाड्रोमस स्पीसीज। देखो एनाड्रोमस स्पीसीज क्या है दोस्तों, बहुत सारी स्पीसीज एनिमल की ऐसी होती है, स्पीसीज डेट ब्रीड इन फ्रेश वाटर, स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लिव्स इन सी वाटर एंड रिटर्न टू फ्रेश वाटर टू स्पॉन। मतलब ये क्या है, ताजे पानी में आप लोगों की पैदा हो रही है, अपना अधिकांश जीवन समुद्री जल में बिताती है और अंडे देने के लिए वापस ताजे जल में लौट जाती है। तो इनको आप लोग बोलते हैं एनाड्रोमस स्पीसीज, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट एबायोटिक फैक्टर की, और वो नेक्स्ट एबायोटिक फैक्टर आप लोगों का कौन सा हो जाएगा, सनलाइट हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश हो जाएगा, ठीक है। देखो आप लोगों को पता है जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, और उसी के तहत आप लोगों के क्या करते हैं, वो है अपना भोजन बनाते हैं। चलिए ठीक है, प्रकाश संश्लेषण जो होता है ना, वो आप लोग को होता है एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, उसी के तहत तो जो प्लांट होंगे वो अपना भोजन बनाएंगे, फिर इस प्लांट को कोई और खाएगा, फिर उसको और खाएगा और खाएगा। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए किस टेम्परेचर पे मैक्सिमम होती है, 30 डिग्री से 35 डिग्री पर यह प्रक्रिया क्या होती है, मैक्सिमम होती है। अगर दोस्तों टेम्परेचर में 10 डिग्री की वृद्धि हो जाए, 35 से मान लो 45 हो गए, तो जिस रेट से फोटोसिंथेसिस हो रही थी उससे 2 गुनी रेट पे अब लोग क्या होगा, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण होगा। सर आपसे पढ़कर साइंस अच्छी हो गई है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद विभीषण कुमार जी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि सर यहां पर है ना कुछ टर्म्स आप लोगों को समझने पड़ेंगे, कुछ आप लोगों को टर्म समझने पड़ेंगे कि क्या क्या चीज होती है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं फोटोब्लास्टिक सीड, ठीक है। अब ये फोटोब्लास्टिक सीड क्या होते हैं, बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जिनके सीड यानी जिनके बीज क्या होते हैं, लाइट के प्रति सेंसिटिव होते हैं फॉर जर्मिनेशन। जर्मिनेशन का मतलब क्या है, अंकुरन। देखो समझो, मैं समझाता हूं आप लोगों को दोस्तों, जब आप लोग किसी बीज को मिट्टी में डालोगे तो वो अंकुरित होगा, उस बीज से पूरा का पूरा क्या बनेगा, प्लांट बनेगा। लेकिन दोस्तों बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जिनके सीड यानी जिनके बीज लाइट के प्रति सेंसिटिव होते हैं, मतलब जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तभी उनमें जर्मिनेशन का प्रोसेस
प्रोसेस होगा, वरना नहीं होगा। चले आगे, चलिए सर एक चीज और बताइए, अब ये क्या हो गया, फोटोनास्टी क्या हो गया। देखो देखो बहुत सारे प्लांट आप लोगों के ऐसे हैं जिनके है ना फ्लावर है ना, जिनके पुष्प बंद होते हैं, खुलते हैं, बंद होते हैं, खुलते हैं। कब? लाइट के रेस्पॉन्स पे, जब उन पे लाइट पड़ती है, ठीक है, तो वो खुलते हैं या बंद होते हैं। इस चीज को बोलते हैं फोटोनास्टी। तो फ्लावर्स ऑफ ऑल प्लांट्स ओपन और क्लोज इन रेस्पॉन्स टू लाइट एंड डार्कनेस। लाइट में खुल जाएंगे, डार्कनेस में बंद, लाइट में खुल जाना, डार्कनेस में बंद। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोनेस्टी बोलते हैं। क्लियर? इसका दोस्तों एग्जांपल आप लोग देख सकते हो, ये आप लोग को जो डायग्राम में दिखाया गया ना, वो ऑक्जेलिस पर्पुरिया, ये क्या है, इसका एग्जाम्पल है, उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कुछ और चीज की। अब आप लोग बोलोगे सर ये क्या है, ये निक्टिनास्टी, ये क्या है। आ जाओ, देखो आपने सुना होगा नाइट ब्लाइंडनेस एक डिजीज है, उसका दूसरा नाम क्या है, निक्टोलोपिया है ना। तो उसी से याद रखिएगा दोस्तों, निक्टिनास्टी क्या होता है, बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें क्या होती है, पत्तियों में कर्लिंग आ जाती है ना, कर्ल जैसे बन जाते हैं, ऐसे कर्ल जैसे बन जाते हैं। कब? डार्कनेस में, यानी बिना लाइट के। तो अगर बिना सनलाइट के प्रेजेंस में अगर उनकी जो पत्ती है उसमें थोड़ा सा कुछ घुमाव आ रहा है, तो इसको आप लोग बोलते हैं निक्टिनास्टी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फोटोमॉर्फोजेनेसिस। ठीक है, फोटोमॉर्फोजेनेसिस। अब ये फोटोमॉर्फोजेनेसिस क्या होता है समझ लीजिए। देखो देखो आपको पता है कोई भी प्लांट हो, कोई भी एनिमल्स किससे मिलके बना हुआ है, सेल यानी कोशिका से मिलके बना हुआ है। आप लोगों को पता है कोशिका मिलके क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है, उत्तक बनाते हैं, और उत्तक मिलके अंग बनाते हैं, और पूरे अंग जब मिल जाएंगे हमारी बॉडी का निर्माण हो जाएगा। तो दोस्तों एक्चुअली में क्या होता है, बहुत सारे आप लोगों के प्लांट्स ऐसे हैं जिनके कुछ टिश्यू, जिनके कुछ उत्तक का क्या हो जाता है, डिफरेंशिएशन हो जाता है, उसमें कुछ अलग ही प्रकार का क्या होता है, रेस्पॉन्स होता है सनलाइट के प्रेजेंस में। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं फोटोमॉर्फोजेनेसिस। ठीक है, फोटो का मतलब ही क्या होता है दोस्तों, लाइट होता है। ठीक है, चलिए अब देखो और हम लोग बात करते हैं, सर ये हेलियोफाइट क्या होते हैं। दोस्तों ऐसे आप लोगों के प्लांट या ऐसे आप लोगों के ट्री जो कि सनलाइट में ही रहे, जो सूर्य के प्रकाश में रहे। अगर वहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता हो तो वहां पर वो जो प्लांट होंगे वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, वो वहां पर उत्पन्न ही नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सीओफिलस क्या होते हैं। दोस्तों ऐसे आप लोगों के प्लांट जो लो लाइट कंडीशन में, जहां पर प्रकाश कम आता हो, ये वहीं पर ग्रो करते हैं। जैसे आपने देखा होगा अब ये बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उसमें बीच बहुत छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं ना, तो वो वाले पौधे क्यों उग पा रहे हैं, क्योंकि उनको ज्यादा प्रकाश की जरूरत नहीं है। तो ऐसे आप लोगों के प्लांट जिनको ज्यादा प्रकाश की जरूरत नहीं होती है, वो कम लाइट में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। इस चीज को आप लोग बोलते हैं सीओफिलस बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो दोस्तों ये अभी के लिए आज हम लोग इतना ही रखेंगे। एक्चुअली आज क्या दोस्तों थोड़ा गले में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है मेरे। ठीक है, तो आज की क्लास इतना रखेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों क्या कुछ नई चीजें सीखी क्या, बोलो कमेंट करके बताओ। ये चीजें आपने कभी भी नहीं पढ़ी होगी, है ना, तो इसको बोलते हैं कंटेंट। समझ में आ गई? सर इन्वायरमेंट सब्जेक्ट के बाद कुछ और भी टॉपिक ही कंप्लीट दोस्तों है ना। अभी तो आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग बची है। शशि चौधरी जी इंजीनियरिंग ड्राइंग बहुत बड़ा है यार, इंजीनियरिंग ड्राइंग है, आप लोगों का कंप्यूटर है, समझ गए। अभी तो है, अभी तो टाइम लगेगा यार, समझ गए बात को। चलिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।